Sir, we will learn TCP/IP model as well. Yes, Prashant. Okay, Zunair, okay. 10:15 पे क्लास स्टार्ट होगी, तो तब तक जितने आ जाते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अभी मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? मोस्ट वेलकम खदीजा आरिफ। आयुष आज हमारे साथ नहीं है, और आयुष के फादर की डेथ हुई है, तो उस वजह से आयुष ने लिखा है जी, आई लव यू सर, आई लव यू टू आयुष। नेक्स्ट जी, बुशरा आई है हमारे साथ, और लाइबा है। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला है आज हमारे साथ। जैन जुनैर है हमारे साथ, फर्स्ट टाइम आए हैं। हमजा सईद। वालेकुम अस्सलाम हमजा। ओके जी। मेरे साथ कौन कौन है? आपकी आप सबकी एजुकेशन क्या क्या है? इंटरमीडिएट कौन कौन से कर रहे हैं? आप में से बैचलर्स के स्टूडेंट्स कौन से हैं? आप में से जो है वो एम फिल या पीएचडी वाला भी तो कोई हो, कोई है या नहीं है? हमजा सईद सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी बाय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जी, इसकी वर्थ तो है, लेकिन जो है वो स्टार्टिंग की आपकी एक बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। आज का थोड़ा टॉपिक ना, पहले वैसे ही लेयर आपको आई थिंक क्लियर होगी। आज हम जो है उससे थोड़ा ब्रॉड चलेंगे, ऊपर के दायरे में, ठीक है? तो उस लिहाज से थोड़ा सा आपको ध्यान में रहना है, ठीक है? तो सैफुर रहमान, काली लिनक्स और इसके टूल्स यूज करने के लिए कोई क्लास है कवर तो बता दें। एक्सप्लॉइट क्रिएट करना, पाइथन स्क्रिप्ट कवर, और अच्छा सैफुर रहमान, आपने एक ही मैसेज में ना पूरी हैकिंग ही लिख डाली है, ठीक है? तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, बस जुड़े रहें आप हमारे साथ। और नेक्स्ट आपके जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो हम क्लास के एंड पे करते हैं। और ड्यूरिंग क्लास आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। मेरी दूसरी स्क्रीन के ऊपर आपकी चैट ओपन है, जो मैं साथ साथ देख रहा होता हूँ, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं जी आज की क्लास की तरफ आपकी। तो भाईजान, कल हमने कुछ चीज़ें देखी थी। आज हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग का डे 2 है। ओवरऑल हमारा तीसरा दिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर नेटवर्किंग हमने इसका कॉन्सेप्ट लिया था। इस कंप्यूटर नेटवर्किंग की टाइप्स क्या होती हैं हमने वो देखा था। इसी के साथ साथ हमने ओएसआई लेयर को बड़ी ही डेप्थ के अंदर जाके एक चीज़ को एक्सप्लोर किया था। आई होप सो कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में हो कि एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, सेशन लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर क्या करती है, डाटा लिंक लेयर क्या करती है और फिजिकल लेयर क्या करती है। उसके बाद हमारे पास था ये पूरा मॉडल मैंने क्रिएट किया था कि एक सेंडर जो है वो जब कोई भी डाटा सेंड करता है तो वो पहले एप्लीकेशन लेयर के ऊपर लिखता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर वो इनकोड होता है। सेशन लेयर एक सेशन क्रिएट करती है रिसीवर डिवाइस के साथ। करने के बाद एक सेशन आईडी लेके आती है, जस्ट लाइक एक अपॉइंटमेंट की तरह। और उस अपॉइंटमेंट को हम अपने पास सेव रखते हैं। और वही अपॉइंटमेंट तब काम आती है जब हमारा डाटा दूसरी डिवाइस के ऊपर जाता है। और उसके बाद हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर दो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टीसीपी और यूडीपी, जो हमारा डाटा पकड़ते हैं और नेक्स्ट सारी लेयर्स के ऊपर लेके मूव करते हैं हमारी रिसीवर डिवाइस की तरफ। और नेटवर्क लेयर के ऊपर आपका आईपी एड्रेस ऐड होता है। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल मीन कि वो आपका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, एक लॉजिक क्रिएट कर दिया गया है, एक लॉजिकल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल एड्रेस आपका यहाँ पे ऐड होता है। और ये आईपी एड्रेस आपका इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करने के लिए हर डिवाइस को जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका वो एड्रेस होता है। उसके बाद आ जाता है जी डाटा लिंक लेयर, जहाँ पे आपका मैक एड्रेस जो है वो ऐड होता है। मैक एड्रेस आपकी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। और ये आपकी डिवाइस बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो आपके जो इंटरनेट इंटरफेस का जो कार्ड होता है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके ऊपर जो है वो लिखता है। ठीक है, यानी आपके आपके इंटरनेट यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर जो है वो बर्न होता है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका फिजिकल एड्रेस रहता है। आपकी डिवाइस फिजिकली कहाँ एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपकी आपका वेंडर आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन उसमें सेव करता है। ठीक है, फिर आपकी सारी वायर्स के ऊपर जाता है या वाईफाई के ऊपर जाता है आपका नेट, आपका डाटा। और फिर ये मूव करता है फिर सेंडर की तरफ, रिसीवर की तरफ। और रिसीवर उसे लेता है जी फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क के ऊपर, और सारा आपका डाटा दोबारा से खुलता जाता है और सारा ओपन होके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर रिसीवर को शो हो जाता है। इट वाज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ओएसआई लेयर। ओएसआई लेयर की अंदर हर एक लेयर के ऊपर आपका डाटा एग्जिस्ट कैसे कर रहा है ये हमने देखा। डाटा है 3 लेयर्स के अंदर ही। चौथी लेयर के अंदर आपका ट्रांसपोर्ट टीसीपी आता है। ठीक है, और आपके जो है वो पैकेट आईपी एड्रेस आता है। आपकी नेक्स्ट लेयर के अंदर फिर मैक एड्रेस आता है। और लास्ट फिजिकल लेयर के ऊपर बिट्स और बाइट्स के अंदर आपका डाटा जो है वो कन्वर्ट होके फिर आपकी वायर्स के ऊपर जाता है। और रिसीवर डिवाइस फिर उसे 0101 की फॉर्म में रिसीव करती है, फिर उसे चेंज करती है, फिर उसे डाटा निकालती है और फिर उसे रिप्रेजेंट करती है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। और इसके बाद था जी, हमने टीसीपी का ओवरव्यू देखा था। हमने टीसीपी हैंडशेक कैसे करता है ये भी हमने देखा। इसके बाद यूडीपी कैसे काम करता है, यूडीपी क्या होता है वो भी हमने देखा। ठीक है, और हमने आईपी एड्रेस को भी एक्सप्लोर किया प्रीवियस क्लास में। हमने आईपी एड्रेस की टाइप्स को भी एक्सप्लोर किया। IPv4 भी होता है, IPv6 भी होता है। ठीक है, और उसके बाद आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस चीज को समझना है। पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये समझने वाली चीज है, तो जरा ध्यान से रहना है। और एक आईपी एड्रेस आपकी डिवाइस को
असाइन कैसे होता है, कैसे डिवाइसेस को असाइन होता है, ये आईपी एड्रेस आया कहाँ से, कौन हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस की। ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैं नेक्स्ट चलूँ, हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं ये कवर करते चलूँ कि जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है ना, ये आपकी इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। यानी आपकी जो इंटरनेट के साथ कोई कम्युनिकेशन है, तब आपके लिए ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे मेरे घर के अंदर एक राउटर है, ठीक है? आप सभी के घर पे एक राउटर होगा जिससे आप वाई-फाई ले रहे हो, ठीक है? उस डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, ठीक है? या 192.168.100.1, ठीक है? वो जो आईपी एड्रेस है वो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, सही है? वो जो आपकी आपका राउटर है उस डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है। उसी आईपी एड्रेस से आप इंटरनेट के ऊपर करते हैं जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी उस आईपी एड्रेस से हो रही होती है, ठीक है? और नेक्स्ट है दीज आईपी एड्रेस आर सॉरी, ठीक है, हाँ, ये जो आईपी एड्रेस आपको राउटर को मिलता है ना वो आप परचेज करते हैं, ठीक है? और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको पे करता है। आप उसे जो है पे करते हैं और वो आपको वो आईपी एड्रेस असाइन करता है। हमेशा सब्सक्रिप्शन लगाते हो ना इंटरनेट की पैकेज की, पाकिस्तान में जैज़ हो गया, ज़ोंग हो गया, टेलीनॉर हो गया, इंडिया के अंदर जियो हो गया, ठीक है, एयरटेल हो गया। तो हर एक कंट्री के अंदर अलग-अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। सेम हमारा यहाँ पे पीटीसीएल है, ठीक है? जो हमें घरों में वाई-फाई प्रोवाइड करता है। तो उस लिहाज से हम उससे वो आईपी एड्रेस परचेज़ करते हैं, ठीक है? हम मंथली सब्सक्रिप्शन या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं और वो हमें एक आईपी एड्रेस देता है और उसी आईपी एड्रेस से हम इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? और ये प्राइवेट क्लासेस के अलावा जितने भी आईपी एड्रेस आएँगे वो हमारे पब्लिक होंगे। अब जाते हैं प्राइवेट की तरफ। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मेरा एक ऑफ़िस है जिसके अंदर 600-700 बंदे हैं या थोड़े कम कर लेते हैं 100 150 बंदा है, ठीक है? या 50 बंदे कर लेते हैं, जितने भी हैं मेरे उस एक ऑफ़िस के अंदर। अब वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे से जब भी बात करेंगे जो उनकी इंटरनल कम्युनिकेशन है, एक कमरे के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर सेम वाई-फाई के ऊपर, जब वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो हमेशा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? और ये हमारे हमेशा फ्री आईपी एड्रेसेस होते हैं आपके। अब मैं आपको थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप जब भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, जब भी हॉटस्पॉट और वाई-फाई ऑन करते हैं अपने मोबाइल का, वाई-फाई जैसे ही ऑन करते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग में एक लिखा हुआ आ रहा होता है ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। क्या लिखा आ रहा होता है? ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। जब भी आप अपने मोबाइल का या अपने लैपटॉप का वाई-फाई ओपन करते हैं, ताकि आप किसी राउटर से या हॉटस्पॉट से आप इंटरनेट ले सकें, तो आपका वहाँ पे लिखा आ रहा होता है स्टार्टिंग में ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। अब वो जो आईपी एड्रेस ऑब्टेन कर रहा होता है ना, वो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस हो रहा होता है, ठीक है? और वो आईपी एड्रेस आपको आपकी इंटरनेट एक्सेस पॉइंट यानी राउटर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है? आई होप सो कि थोड़ी बहुत समझ आ गई हो इसकी। मैं नेक्स्ट आपको पिक्चर्स की तरफ लेके जाऊँगा, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है? और ये क्लासेस होती है ना 10 से स्टार्ट हो रही है 10.0.0.0 से लेके 10.255 255 255 ये क्लास ए होती है। ये इस रेंज के अंदर जितने आईपी एड्रेस आएँगे वो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस आएँगे। 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255 इस रेंज में जितने भी आईपी एड्रेस आएँगे वो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस ही होंगे। सी क्लास
192 से स्टार्ट होती है, 168.0.0 से लेके 192.168.255.255, ये अमूमन हमें नजर आता है हमारी डिवाइसेस का आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये आपकी इन क्लासेस के जितने भी आईपी एड्रेस इनमें आते हैं वो सारे के सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। सिंपल सा एक फंडा है। मिसाल के तौर पे आप सभी की यूनिवर्सिटी होगी या कॉलेज होगा या स्कूल होगा। अब आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल ने इंटरनेट लिया होता है किसी कंपनी से, 10 MB का हो गया, 100 MB का हो गया, ठीक है, या 200 MB का हो गया, 500 MB का हो गया, जो भी उन्होंने कनेक्शन ले रखा है। तो जिस कंपनी से उन्होंने कनेक्शन ले रखा है ना, वो कंपनी उन्हें सिर्फ एक तार दे रही है। ठीक है, एक वायर के साथ उन्हें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। अब वो वायर अपने राउटर के अंदर लगाएंगे, राउटर चलेगा, और राउटर के ऊपर जो आईपी एड्रेस आएगा वो पब्लिक आईपी एड्रेस आएगा। ठीक है, कौन सा आईपी एड्रेस आएगा? पब्लिक आईपी एड्रेस आएगा। ठीक है, इतना फंडा आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये जो कंपनी से वायर आ रही है, जो उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल या ऑफिस के पहली डिवाइस के ऊपर जाके अटैच हो रही है, उसे प्रोवाइड कर रही है, वहां पे उसे मिल रहा है पब्लिक आईपी एड्रेस। लेकिन अब उन्हें मिला एक आईपी एड्रेस, उसी एक आईपी एड्रेस से वो पूरी दुनिया के ऊपर कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, अब आईपी एड्रेस एक है, लेकिन उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को भी नेट देना है, उन्होंने सभी टीचर्स को भी इंटरनेट देना है, उन्होंने सभी स्टाफ को भी इंटरनेट देना है। तो वो क्या करेंगे? वो अपना एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स के लिए अलग नेटवर्क क्रिएट कर लिया इंटरनल, अंदर ही इंटरनली, टीचर्स के लिए अलग, स्टाफ के लिए अलग, ठीक है, एडमिन्स के लिए अलग, अलग अलग उन्होंने ये जो फ्री के आईपी एड्रेस हैं उन्हें असाइन करके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स बना दिए। ये सारे जो इंटरनल नेटवर्क्स होंगे उन्हें फ्री के आईपी एड्रेस दे रखे होंगे उन्होंने। ठीक है, और अलग अलग सबनेट्स बना के, ब्लॉक्स बना के उन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे? वो राउटर के साथ कनेक्ट करेंगे उन्हें। राउटर के पास एक चीज होती है, राउटर के पास एक चीज होती है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक राउटर पड़ा हो तो मैं दिखा सकूं आपको। हाँ, ये ये जो है ना, ये डिवाइस होती है राउटर। राउटर का एक काम होता है, राउटर जो है वो पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट और प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी ट्रांसलेट करता है। जितने भी ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होंगे ना, उन्हें कनेक्ट करेगा पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ, और फिर पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज करके वो सारी डिवाइसेस इंटरनेट के ऊपर एक्सेस ले लेंगी। ठीक है, इंटरनेट की एक्सेस ऐसे मिलती है। नेक्स्ट मैं चलूंगा, आपको एक एक चीज मजीद क्लियर होती जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि भाई जो इंटरनल इंटरनेट बनता है या इंटरनल नेटवर्क बनता है, उसको प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलते हैं, और वो प्राइवेट आईपी एड्रेस इन क्लासेस के होते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप किसी भी डिवाइस को दे सकते हैं, कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। और ये जो एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, ये इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूरी होता है। और ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं, इनके लिए आप पे करते हैं अपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा दे दूँ, क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट, हम चलते हैं थोड़ा यहाँ पे।
एक मोबाइल ले लेते हैं और एक कंप्यूटर ले लेते हैं हम। इसी तरह से एक लैपटॉप उठा लेते हैं। एक हम जी राउटर ले लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम जो है वो एक आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आ गया। और उसके बाद जो है एक हम इंटरनेट ले लेते हैं। ये सारी जो डिवाइसेस हैं आपकी, ये मिसाल के तौर पे इनका एक आईपी एड्रेस हम ले लेते हैं। 192। 192.168.0.2। ये एक डिवाइस होगी। इसी तरह से 192.168.0.3 दूसरी डिवाइस होगी। और एक और डिवाइस हमारे पास है यहाँ पे 192.168.0.4। तो ये तीन डिवाइसेस हैं जिनके अलग अलग आईपी एड्रेस हैं। और ये सारे के सारे हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे पब्लिक आईपी एड्रेस हमें कहाँ से मिले? हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने हमें एक तार दी, एक वायर दी, जो हमने राउटर के साथ कनेक्ट की। अब जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, उसने हमें कुछ आईपी एड्रेस और तरह के दे रखे हैं। उसने हमें एक आईपी एड्रेस दी है जी। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 68.10.1.0। ठीक है। और ये पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया। ये आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये पब्लिक आईपी एड्रेस। और राउटर के अंदर यहाँ पे सारे के सारे जो है ये डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होंगी इस राउटर के साथ। अब ये आपस में अगर कम्युनिकेट करेंगे आपस में, तो तब ये यही इन्हें बाहर के इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। जब आप इवन आप इंटरनेट के बिना भी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेसेस को यूज़ करके आप जो है वो लैन नेटवर्क्स क्रिएट करके इंटरनल कम्युनिकेशन करवा सकते हैं डिवाइसेस की। ठीक है। लेकिन आपको बाहर ओवर द इंटरनेट अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है, तो तब आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस चाहिए। अब ये प्राइवेट आईपी एड्रेस आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको जो है आप उसे पे करते हैं, वो आपको देता है। ये सारे आईपी एड्रेस ये राउटर चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है कि भाई ये किस डिवाइस से आ रहा है, उसे फिर इंटरनेट के ऊपर लेके जाता है और फिर उसे कम्युनिकेट करवाता है। फिर इंटरनेट से वापस ट्रैफिक आती है राउटर के पास, और राउटर फिर उसे ट्रांसलेट करता है और उसी डिवाइस के ऊपर वापस जाके रिस्पॉन्स देता है जिससे वो पैकेट आया था या गया था। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से पब्लिक और प्राइवेट की कहानी चल रही होती है। ये आपका पूरा इंटरनल नेटवर्क जहाँ पे आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज होते हैं, और ये आपका एक्सटर्नल इंटरनेट जहाँ पे
आपके पब्लिक आईपी एड्रेस यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, हाउ वी कैन क्रिएट अ प्राइवेट नेटवर्क यूजिंग अवर राउटर विदाउट कनेक्टिंग ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दिस नेटवर्क कैन शेयर फाइल्स बिटवीन एंड द डिवाइसेस व्हिच आईपी should be used। अच्छा, साफुर रहमान ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर ये जो प्राइवेट इंटरनेट इंटरनेट है, यानी प्राइवेट आपका इंटरनेट नहीं कहलाएगा, वो आपका इंट्रानेट कहलाएगा। ठीक है, और इंट्रानेट के अंदर आप इन सभी डिवाइसेस को एक वायर के साथ या एक वाईफाई के साथ जो है सिग्नल्स के साथ आप इन्हें जोड़ सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यस प्रशांत, मैं अभी यहाँ तक गया नहीं हूँ राउटिंग टेबल्स के पास, हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी मैं सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी न्यू हैं, तो उस लिहाज से उन्हें थोड़ा मसले मसाइल ना हो। ये बार बार क्यों आ रहा है मेरा www, हाइड इट। चलें जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई हो। नेक्स्ट जब हम और ज़्यादा इसकी डेप्थ में चलेंगे, तब आपको और ज़्यादा समझ आ जाएंगे। अच्छा जी, एक हमारे पास है यहाँ पे DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब मैंने आपसे एक चीज़ कही कि भाई, जब आपके पास एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो है वो एक कंपनी ने एक प्राइवेट आईपी एड्रेस ले रखा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। जब वो आईपी एड्रेस लेती है, तो आपको उस आईपी एड्रेस के ज़रिए सारी डिवाइसेस को जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है। तो आपको इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करना होता है। अब प्राइवेट नेटवर्क मिसाल के तौर पे मैं किसी एक कंपनी में हूँ जहाँ पे 500 बंदे हैं, जहाँ पे 500 एम्प्लॉयज हैं, और मैं काम कर रहा हूँ एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो भाई, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैन्युअली किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन करता है, तो कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, कितने मिनट लग जाते हैं? 10 से 15 मिनट। अभी मैं अगर 10 मिनट भी रखूं एक डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन होने में, तो 500 डिवाइसेस है जिन्हें उसने आईपी एड्रेस असाइन करना है, ताकि वो इंटरनल नेटवर्क क्रिएट कर सके। तो कितने मिनट्स बन गए? 5000 मिनट्स। एक एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जिसे प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करने पड़ जाएं मैन्युअली, और 500 डिवाइसेस को उसे असाइन करने पड़े, सीईओ कहे कि भाई आपने एक ही दिन में या 2 दिनों के अंदर, मुझे नहीं पता, हर हाल में मुझे करके दो, जितनी भी 500 डिवाइसेस हैं इन्हें आईपी एड्रेस असाइन करने हैं। तो भाई, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तो भाई उसकी लग जाएगी वाट। ठीक है, तो 5000 मिनट्स को अगर मैं डिवाइड करूं 60 के साथ, तो तकरीबन 83 टू 84 आवर्स बनते हैं, 83 से 84 घंटे बनते हैं। तो इसके लिए क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने एक सर्वर क्रिएट किया, एक प्रोटोकॉल क्रिएट किया, जिसे आप DHCP कहते हैं, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली असाइन करता जाता है। ये जितने भी आईपी एड्रेस इसने असाइन करने होते हैं एक नेटवर्क के अंदर, ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करना स्टार्ट कर देता है उसे, हर डिवाइस को। कोई भी डिवाइस आएगी इंटरनेट के ऊपर किसी भी उस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसे आईपी एड्रेस असाइन करता चला जाएगा। एक हम एक रेंज सेट कर देंगे कि भाई मेरे पास ये क्लास है, मेरे पास 500 आईपी एड्रेस हैं, जो भी डिवाइस नहीं आए ऑटोमेटिकली उसे आईपी एड्रेस असाइन कर दो। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करने वाला काम है, वो डीएचसीपी का होता है।
ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। इसने एलिमिनेट कर दिया उस ज़रूरत को कि आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करें किसी आईपी एड्रेस को भी। आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। डेफ़िनेटली अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा एक क्लास के अंदर कितने आईपी एड्रेस हैं, मैंने कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, मैनुअली हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो अगर आप डीएचसीपी यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमैटिकली खुद ही अरेंज कर देता है, सब कुछ मैनेज खुद कर लेता है। किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन करना, किस क्लास से असाइन करना है, कैसे असाइन करना है, वो सारा कुछ यही सँभाल लेता है। तो हमारी लाइफ़ हो जाती है आसान। इसी तरह से प्रोवाइड्स अदर नेटवर्क सेटिंग्स लाइक डीएनएस, डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड लीज़ टाइम, और ये कुछ बाकी सेटिंग्स भी ऑटोमैटिकली करता चला जाता है। सर वन डॉट बेसिकली डीएचसीपी वर्क्स लाइक फर्स्ट कम सर्व एंड मेक एड्रेस परमानेंट फॉर इंडिविजुअल डिवाइस एंड ऑल द टाइम व्हेन द डिवाइस कनेक्ट विद द इंटरनेट। अच्छा, ये फर्स्ट कम वाला ही काम है। मैं आपको नेक्स्ट डीएचसीपी पूल का कॉन्सेप्ट दूंगा जिसके अंदर आपको इसकी और समझ आ जाएगी प्रशांत। अच्छा जी, अब इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि भाई एक पूरा मेथड है कि डीएचसीपी एक क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन कैसे करता है। इस प्रोसेस को डोरा प्रोसेस कहते हैं। DORA, डोरा। ये डोरेमून वाला डोरा नहीं है, ये डीएचसीपी वाला डोरा है। आपके पास एक डीएचसीपी लगा दिया आपने सर्वर, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर 700-800 सिस्टम्स हैं। एक आपने डीएचसीपी सर्वर वहां पे कॉन्फ़िगर कर दिया। एक बाहर से बंदा आता है, एक नया एम्प्लॉय है जिसकी एक नई डिवाइस है, उस डिवाइस को सेटअप करना है और उसे आईपी एड्रेस चाहिए, तो कैसे होगा? वो अपनी डिवाइस को इनेबल करेगा, स्टार्ट करेगा, ऑन करेगा, वाईफाई ऑन करेगा, वाईफाई के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। तो जैसे लिखा आता है ना, ऑब्टेनिंग वाईफाई, ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस, तो वो पहले रिक्वेस्ट करेगा, डिस्कवर करेगा कि कोई डीएचसीपी क्लाइंट है या कोई ऐसा बंदा है जो उसे आईपी एड्रेस दे दे। तो डिस्कवरी की स्टेज होती है पहली, कि वो देखता है कि क्या कोई डिवाइस ऐसी है जो उसे आईपी एड्रेस असाइन कर दे। अब डीएचसीपी एक्टिव होता है, वो कहता है कि भाई हाँ, मेरे पास, मैं डीएचसीपी सर्वर हूँ, मेरे पास आईपी एड्रेस मौजूद है। तो डीएचसीपी क्लाइंट कहता है कि भाई अगर आपके पास, आप डीएचसीपी सर्वर हैं, आपके पास आईपी एड्रेस है, तो मुझे, मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है, तो मुझे काइंडली आईपी एड्रेस असाइन कर दो। तो डीएचसीपी एक्नॉलेज करता है और एक्नॉलेज स्टेज के ऊपर उसे आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। ठीक है, और ये जो डीएचसीपी है ये आईपी एड्रेस कैसे असाइन करता है, इसके पास एक पूरी डेटाबेस होती है आईपी एड्रेसेस की, पूरे टेबल्स बने होते हैं। ठीक है, एक रेंज दी होती है कि भाई उसी रेंज में से आईपी एड्रेस असाइन करके इन सारी डिवाइसेस को देते जाना है। तो ये सारी चीजें हैं जी। आई होप सो कि आपको डीएचसीपी की भी समझ आ गई हो। अभी जल्दी जल्दी वोट करोगे, मुझे चैट में बताओगे कि डीएचसीपी की समझ आई है थोड़ी बहुत, और यहाँ पे हमने पब्लिक और प्राइवेट थोड़ा बहुत देखा है। इज इट क्लियर? जिंदा हो गाइस? अभी हमारे साथ कितने व्यूअर्स हैं? लेट्स सी।
कोकोनट हमारे पास 15 है, और वैसे अभी 150 तक 53 तक गए हैं व्यूअर्स। बहुत कम चल रहे हैं यार। चले, हम रुकने वाले नहीं हैं कहीं पे भी। तो चाहे एक है चाहे हजार है, हम चलते चले जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर क्या होता है भाई? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँ, इसके लंबा चौड़ा काम है, तो उससे थोड़ा सा सिंपल लेके चलने के लिए आई हैव क्रिएटेड सम पिक्चर्स, तो वहाँ पे मूव करते हैं। अब ये थोड़ा सा है जी डीएनएस सर्वर का, मुझे इसे प्रेजेंट करना है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ भी सर्च करते हैं, facebook.com हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या कुछ भी, मैं कुछ भी एक्सप्लोर करता हूँ इंटरनेट के ऊपर, कोई चीज़ भी अगर मैं सर्च करता हूँ, तो मेरे पास तो सिर्फ उसका नाम होता है ना। मैं गूगल पे लिखता हूँ जी facebook.com। अब मेरी डिवाइस को तो नहीं पता ना facebook.com क्या चीज़ है, ठीक है? मेरी डिवाइस को कैसे पता लगता है कि facebook.com क्या चीज़ है, या वो सीधा फेसबुक के ऊपर कैसे जाता है? सेम एज इट इज, जब कोई चीज भी आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो तब आपके पास, आप सिर्फ एप्लीकेशन लेयर के ऊपर टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है? कि मुझे facebook.com सर्च करके दो, मुझे google.com सर्च करके दो, मुझे instagram.com सर्च करके दो, मुझे कोई वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या पोर्टल ओपन करना है, तो मैं जस्ट उसकी डोमेन लिखता हूँ। ये जो आप लिखते हैं ये डोमेन होती है, ठीक है? तो आप सिर्फ डोमेन लिख रहे होते हैं, सही है? ये जो आपका, ये जो डिवाइस है क्या करती है, ये आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास सिग्नल्स जाते हैं, कहती है कि भाई ये मुझे नहीं पता कि facebook.com क्या चीज़ है। तो जो भी एयरटेल है, जियो है या टेलीनॉर है, जैज़ है, ज़ोंग है, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे पूछेगा कि भाई मेरे यूज़र ने facebook.com को सर्च करने के लिए कहा है, तो मुझे तो नहीं पता facebook.com क्या चीज़ है। पहली दफ़ा इस यूज़र ने मुझसे facebook.com पूछा है। तो काइंडली मुझे बताओ, तो facebook.com के पास एक सर्वर पड़ा होता है, उसे कहते हैं डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। ये जो डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर होता है, इसके पास सारी जितनी भी साइट्स हैं उनकी आईपी एड्रेस, और वो साइट्स एक टेबल की फॉर्मेट के अंदर मौजूद होते हैं। अब यूजर ने पूछा था facebook.com, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने डीएनएस सर्वर के पास क्यूरी करेगा, पूछेगा कि भाई तेरे पास facebook.com का कोई आईपी एड्रेस मौजूद है? तो वो कहेगा हाँ जी मेरे पास मौजूद है, और वो आईपी एड्रेस जो है वो सीधा भेज देगा आपकी डिवाइस के ऊपर, आपके ब्राउजर को। अब आपके ब्राउजर के पास फेसबुक का एड्रेस आ जाता है, ये आईपी एड्रेस फेसबुक का एड्रेस है। एक्चुअल के अंदर किसी भी वेबसाइट का जो है, वो जो आप डोमेन के साथ सर्च करते हैं, वो असल उसका एड्रेस नहीं होता, ये आईपी एड्रेस उसका एड्रेस होता है, जिसके जरिए आपकी डिवाइसेस एक्सप्लोर करती हैं, वहां तक पहुंचती हैं आपकी रिसीवर या आपकी सेंडर डिवाइस तक। तो भाई ये आईपी एड्रेस फेसबुक का लेके
ये आपकी डिवाइस के पास आता है और कहता है कि भाई ये फेसबुक का एड्रेस है, जाके इंटरनेट के ऊपर इस एड्रेस से जाके सर्च करो। अब ये facebook.com का ये आईपी एड्रेस लेके इंटरनेट के ऊपर जाता है और इंटरनेट को पता चल जाता है कि भाई फेसबुक मांग रहा है मुझसे, ठीक है? और फिर जाके वो फेसबुक के पेज के ऊपर, फेसबुक के सर्वर के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट भेजता है और फिर वापस से रिस्पॉन्स आता है और आपकी डिवाइस के ऊपर वो फेसबुक का पेज ओपन हो जाता है। डीएनएस सर्वर आपका, मैं एक और सिंपल एग्जांपल की तरफ लेके चलूं, जस्ट लाइक कि आपके मोबाइल के अंदर एक 100 फ़ोन नंबर हैं, 200 फ़ोन नंबर हैं, या अगर मैं अपने मोबाइल की बात करूँ तो मेरे मोबाइल के अंदर तकरीबन-तकरीबन 2500 से 3000 तक कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है? अब 2500 से 3000 कॉन्टैक्ट नंबर्स में से मेरे जो दोस्त हैं, हो सकता है वो 10-20 हों, ठीक है? 20-25 हों, क्लोज़ फ्रेंड्स भी इवन मेरे हो सकते हैं कोई 10-15 हों, ठीक है? अब मुझे अगर किसी से भी राब्ता करना हो, तो डेफ़िनेटली मैं उनका नंबर तो याद नहीं रखूँगा ना। अब इवन आपके मोबाइल में अगर 100 150 बंदे का जो है वो मोबाइल नंबर सेव है, तो आपको हर एक का नंबर याद नहीं होता। आप अपनी फ़ोन बुक के अंदर उसे सेव करते हैं एक नेम के साथ, ठीक है? कि ये मेरे भाई का नंबर है, ये मेरे फादर का नंबर है, ये मेरी मदर का नंबर है, ये मेरी सिस्टर का नंबर है, ये मेरे फ्रेंड का नंबर है, ये इस सिटी के फ्रेंड का नंबर है, ये उस सिटी के फ्रेंड का नंबर है। तो आप नंबर्स को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर आप नाम के साथ लिखते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग की सलाहियत है कि वो नंबर्स को याद मुश्किल से करता है, लेकिन नाम आसानी से याद कर लेता है, ठीक है? तो आप अपनी फ़ोन बुक के अंदर सारे नाम उन नेम्स के साथ सेव कर लेते हैं। जब भी आपको किसी से राब्ता करना हो, तो आप फ़ोन बुक के अंदर उसका नाम सर्च करते हैं, लेकिन कॉल हमेशा नंबर से जाती है, ठीक है? नाजायज़ को पता है कि भई अहमद को कॉल मिलानी है या असलम को मिलानी है या आयुष को मिलानी है, ठीक है? या फिर प्रशांत को मिलानी है, तो आपके इंटरनेट को नहीं पता होता, ना आपकी उस कंपनी को पता होता है कि किस बंदे के नाम के साथ उसने कॉल मिलानी है, बल्कि वो उस बंदे के नंबर के साथ कॉल मिलाता है। उस नंबर से पता चलता है कि उस किस बंदे को कॉल मिलानी है। सेम यहाँ पे हमारे पास डीएनएस काम करता होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो आपकी ये जो एड्रेस होते हैं, जो भी डोमेन्स होती हैं, उन्हें आईपी एड्रेस रिज़ॉल्व करता है उनके। कोई फ़ेसबुक सर्च कर रहा है तो उसका एड्रेस देगा, कोई गूगल सर्च कर रहा है तो उसका एड्रेस देगा, कोई इंस्टाग्राम सर्च कर रहा है तो उसका एड्रेस भी यही देगा। तो ये सारा हमारा डीएनएस सर्वर ऐसे काम कर रहा होता है। क्लियर है? और ये लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हमेशा अपने डीएनएस सर्वर को अपडेट रखते हैं, ठीक है? अपडेट करते रहते हैं। और अगर आपको यहाँ से एड्रेस ना मिले, तो फिर एक और सर्वर होता है, डीएनएस सर्वर। आपने एक एड्रेस देखा होगा अपनी डिवाइसेस के अंदर, 8 डॉट ये वाला गूगल डीएनएस, 8 डॉट 8 डॉट 8 डॉट 8 डॉट, ठीक है? ये आपका गूगल का डीएनएस होता है कि भाई अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास उसका आईपी एड्रेस नहीं है जो आप सर्च कर रहे हैं, तो फिर वो एक दफ़ा अपने अपने डीएनएस सर्वर के ऊपर पूछेगा, देखेगा, वहाँ पे नहीं मिलता तो फिर वो गूगल डीएनएस से क्वेरी कर लेगा, वहाँ से पूछ लेगा। गूगल उसे एड्रेस असाइन कर देगा और एड्रेस देते ही वो यूज़र को देगा और यूज़र जाके इंटरनेट के ऊपर उसे सर्च कर लेगा, जो भी उसे ओपन करना है, वो सारी चीज़ें। ओके, क्लियर है?
ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास। अब चीज़ें थोड़ी समझने वाली हैं कि भाई ये आपको आईपी एड्रेस मिलते कहाँ से हैं। इस चीज़ की थोड़ी समझ रखनी है आपने। ये आपका जी है, मिसाल के तौर पे ये आपका आईपी एड्रेस है, जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ये भी आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ठीक है? और आपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ये भी आईपी एड्रेस परचेज कर रखा है, ये भी आईपी एड्रेस परचेज कर रखा है, ठीक है? और ये आपकी जैज़ की कंपनी का खंबा लगा है, सही है? अब जैज़ की कंपनी के खंबे ने आपको सिग्नल दे रखे हैं, एक डिवाइस को ये आईपी एड्रेस दे रखा है और एक डिवाइस को ये आईपी एड्रेस दे रखा है। दोनों आईपी एड्रेस इसने असाइन कर रखे हैं। अब मिसाल के तौर पे जैज़ कैश जो है, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आपके साथ पॉइंटर भी, तो भई दुनिया के ऊपर एक कंपनी है जिसे आप आईना कहते हैं, ये वाली, इसका नाम आईना है। ये जो आईना कंपनी है ना, ये पूरी दुनिया को आईपी एड्रेस देती है, सेल करती है। कौन से आईपी एड्रेस? पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है? ये सारे पब्लिक आईपी एड्रेस इसी के पास होते हैं। इंटरनेट के जितने आईपी एड्रेस पब्लिक हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए, ये आईना रखती है अपने पास, ठीक है? जिसको भी इंटरनेट के ऊपर जाना है वो आईना से आईपी एड्रेस परचेज करेगा। मिसाल के तौर पे मोबीलिंक है, ये जायज़ है, इसके 10 लाख जो हैं वो यूज़र्स हैं, ठीक है? और 10 लाख यूज़र्स हैं, तो उस लिहाज से अब मोबीलिंक को या जायज़ को इंटरनेट के ऊपर तो लेके जाना ही है अपनी सर्विसेज़ को। तो जब इंटरनेट के ऊपर जाना है, तो उसे आईपी एड्रेस चाहिए। ये आईना से परचेज़ कर लेगा इन आईपी एड्रेसेस को, ठीक है? और ये जो कंपनी है जैज़ की, मिसाल के तौर पे इसके कस्टमर हैं जी, 50 लाख कस्टमर हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे इसके 50 लाख कस्टमर हैं। अब जैज़ कैश सॉरी जैज़ जो है, अगर तो 5000 जो है वो आईपी एड्रेस 5 लाख आईपी एड्रेस ले लाइफ टाइम के लिए, तो आईना को तो अच्छा खासा पे करना पड़ेगा उसे, ठीक है? और जब उसे अच्छा खासा पे करना पड़ेगा, तो फिर मसले बनेंगे। फिर मसले ऐसे बनेंगे कि भई इतना वो कमा नहीं पाएँगे जितना उन्हें उड़ाना पड़ेगा, ठीक है? इतना वो कमा नहीं पाएँगे जितना इन्हें उड़ाना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पे एक आईपी एड्रेस की कीमत जो है, वो हम ले लेते हैं जी, एक आईपी एड्रेस की कीमत है जी 5000, ठीक है? एक आईपी एड्रेस की कीमत है जी लाइफ टाइम के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 5000। अब मोबिलिंक के जो कस्टमर्स हैं, वो तो हैं 5 लाख। कितने हैं? 5 लाख। अब हर एक कस्टमर के लिए अगर वो आईपी एड्रेस ले और पब्लिक आईपी एड्रेस ले, तो भई आईना को वो कितना पे करेगा? आईना को उसे पे करना पड़ेगा, मैं आपको अगर यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊँ, तो तकरीबन यहाँ पे भई 25 के साथ 9 सिफ़रें लगी हुई हैं। बाकी आप खुद देख लेना। 25 के साथ 9 सिफ़रें लगी हुई हैं। तो भई इनका धंधा तो हो जाएगा ठप, क्योंकि एक ही कंपनी को ये इतने करोड़ जो हैं वो सिर्फ़ आईपी एड्रेस लेने के लिए अगर पे करने पड़ें, तो ये तो भई इसका दिवालिया निकल जाएगा।
जैज़ का, टेलीनॉर का, एयरटेल का, जियो का, इनके तो दिवालिये निकल जाएँगे, ठीक है? तो उस लिहाज से क्या करते हैं, वो एक बनाते हैं डीएचसीपी पूल, यानी वो देखते हैं कि भई उनके एक्टिव यूज़र कितने हैं एक टाइम के अंदर। मिसाल के तौर पे दिन के वक़्त उनके यूज़र रहते हैं जी, एक्टिव यूज़र रहते हैं 5 लाख में से 1 लाख जो है वो रात के टाइम रहता है एक्टिव, ठीक है? और फिर वो देखते हैं जी, कुछ यूज़र जो हैं 3-1 लाख जो हैं वो यूज़र रहते हैं जी दोपहर के टाइम, ठीक है? 2 लाख कर लो, 2 लाख यूज़र रहते हैं जी दोपहर के टाइम। फिर वो देखते हैं जी तकरीबन कोई 2 लाख ही रहते हैं जी शाम के टाइम एक्टिव यूज़र। इसी तरह से लेट नाइट तक वो कहते हैं जी तकरीबन जो है वो यूज़र रहते हैं 50,000 तक। अब वो पूरा एनालिसिस कर लेते हैं अपना कि एक्टिव यूज़र दिन के अंदर एवरेज कितने रह रहे हैं, ठीक है? अब एवरेज कैलकुलेट करके वो आईना को पे कर देते हैं। जहाँ पे इतना पे करना था, जहाँ पे 5 लाख आईपी एड्रेस लेने थे, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लाख आईपी एड्रेस परचेज़ कर लेते हैं। 50 लाख यूज़र्स के लिए या 5 लाख यूज़र्स के लिए 1 लाख या 2 लाख आईपी एड्रेसेस परचेज़ कर लेते हैं। अगर मैं 2 लाख आईपी एड्रेस भी दूँ, तो फिर भी अच्छा खासा जो है वो बनता है, लेकिन उससे कम बनता है जो हमने पहले बनाया। तो अब ये जो 2 लाख आईपी एड्रेस है ना, वो एक पूल क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है? और वो सारे आईपी एड्रेस यहाँ पे रख दिए जाते हैं, इस पूल के अंदर। अब ये पूल क्या करता है, जो भी इंटरनेट के ऊपर डिवाइस आएगी ना, उसे आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, ठीक है? ये पूल उस उसको आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। मिसाल के तौर पे ये इंटरनेट के ऊपर आई, इसने आईपी एड्रेस ले लिया यहाँ से, ठीक है? और इसे आईपी एड्रेस मिल गया, ये इंटरनेट के ऊपर वैसे ही कनेक्ट रही। लेकिन जब ये डिस्कनेक्ट होगी, ये आईपी एड्रेस दोबारा से क्या होगा, ये फेच कर लिया जाएगा, ठीक है? ये आईपी एड्रेस इससे दोबारा ले लिया जाएगा वापस, ठीक है? और डीएचसीपी अपने पास कर लेगा सेव। दोबारा से अगर कोई नई डिवाइस आती है, तो सेम आईपी एड्रेस वो दूसरी डिवाइस को असाइन कर देगा, ठीक है? और इस तरह से वो एक आईपी एड्रेस को मल्टीपल यूजर्स के लिए जो है वो यूज कर रहा होता है। एक ही आईपी एड्रेस को मल्टीपल यूजर्स के लिए यूज कर रहा होता है, ठीक है? मिसाल यही आईपी एड्रेस इसे मिल जाएगा 1.2 वाला, 1.1 वाला, ठीक है? और जब ये डिस्कनेक्ट होगी, तो फिर ये आईपी एड्रेस दोबारा से जाके पूल में गिरेगा और कोई नई डिवाइस आएगी तो उसी आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। जहाँ पे जैज़ को या टेलीनॉर को आईना को पे करना था 5 लाख यूज़र्स के लिए, 5 लाख आईपी एड्रेस लेने थे, आईना से बाय करने थे, वो 2 लाख कर लेते हैं, ठीक है? 2 लाख के साथ वो काम चला लेते हैं। तो ये डीएचसीपी पूल काम कर रहा होता है कुछ इस तरीके से, ओके? क्लियर है? और इसको हम कहते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है? और यही पूल का कॉन्सेप्ट है डीएचसीपी पूल का। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ऑटोमैटिकली वो 2 लाख आईपी एड्रेसेस को बार-बार यूज़ करता रहेगा, ठीक है? अब इसका एक मसला ये है कि भई आप जब भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके डिस्कनेक्ट होते हैं ना, और डिस्कनेक्ट होके दोबारा से कनेक्ट होते हैं, तो आपकी डिवाइस का आईपी एड्रेस हमेशा चेंज हो जाता है। अगर आपके घर में 7-8 यूज़र्स हैं, तो सभी को एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो, सभी के आईपी एड्रेस चेंज होंगे। 2 डिवाइसेज़ को एक साथ या आगे-पीछे डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करोगे, दोनों के आईपी एड्रेस एक्सचेंज हो जाएँगे या चेंज हो जाएँगे। सेम आप अगर जैज़ कैश, टेलीनॉर, ज़ोंग जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के भी जो हैं वो आप यूज़र हैं, आपका आईपी एड्रेस हमेशा होता रहता है चेंज।
क्योंकि वो आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर रहा होता है, एक ऐसा आईपी एड्रेस, एक ऐसा प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर रहा होता है वो जो डीएचसीपी सर्वर के अंदर बार बार यूज हो रहा होता है। ठीक है। अब कुछ यूजर कहते हैं कि भाई हमें परमानेंट आईपी एड्रेस चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट लॉन्च करनी है, तो डेफिनेटली अगर मेरा आईपी एड्रेस चेंज होता जाएगा तो मेरे यूजर्स बार बार मेरी वेबसाइट को कैसे सर्च करेंगे, कैसे मेरी वेबसाइट पे आएंगे। तो उसके लिए कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा पे करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को और कहते हैं हमें एक परमानेंट आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है। तो जितने भी वेबसाइट्स यूजर्स होते हैं जिनको वेबसाइट्स बनानी होती हैं, स्टोर्स बनाने होते हैं, ठीक है, वो डोमेन परचेज करते हैं, डोमेन के साथ उन्हें आईपी एड्रेस भी मिलते हैं। ठीक है। और वो उनका एक परमानेंट आईपी एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता जब तक वो खुद ना चाहें। तो ये सारी कहानी है जी आयना की। आयना हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया को आईपी एड्रेस असाइन करती है, सेल करती है। आयना से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो हैं वो परचेज करते हैं आईपी एड्रेसेस को, फिर वो डीएचसीपी पूल यूज करके कम आईपी एड्रेस लेके मल्टीपल डिवाइसेस को के साथ वो रीयूज करते रहते हैं उन्हीं आईपी एड्रेसेस को। ओके। मुझे आप वोट करेंगे, मुझे बताएंगे चैट के अंदर। क्लियर है तो ठीक, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एक्टिव रहना है, हिम्मत नहीं हारनी। आप तो सिर्फ सुन रहे हो, मैं तो साथ पढ़ा भी रहा हूँ। चले नेक्स्ट। सर your DHCP protocol address reservation for a given permanent address. सर डीएचसीपी और आईपीएस का क्या लिंक है? अच्छा यार, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ना वो आपका आईपीएस है। ठीक है। आपकी जैज होगी, आपकी टेलीनॉर हो गई, ठीक है, आपकी जो भी कंपनी है जिसकी आप सिम यूज कर रहे हैं या जिससे आपने इंटरनेट ले रखा है, ठीक है, वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक सिस्टम बनाता है, एक ऐसा सर्वर बनाता है जिसके अंदर वो आईपी एड्रेस रखता है अपने। ठीक है। ताकि जो भी इंटरनेट के ऊपर डिवाइस आएगी डीएचसीपी पूल से उसे आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाए, और जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होगी वो दोबारा आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर में या पूल में जाके गिर जाए। ठीक है। ताकि कोई और डिवाइस कनेक्ट हो तो वही आईपी एड्रेस किसी और डिवाइस को असाइन हो सके। क्लियर है एक बात? ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कभी देखा है कि भाई मैं यूज कर रहा हूँ जैज की कंपनी, और एक और बंदा है, हिना है और बुशरा है, मैंने इनको मैसेज करना है, या मेरे पास यहाँ पे इकबाल है, मैंने इनको मैसेज करना है, इनकी कंपनी तो और है। ठीक है। कोई टेलीनॉर यूज कर रहा है, कोई जैज यूज कर रहा है, कोई एयरटेल यूज कर रहा है। ठीक है। और कोई यूज कर रहा है जियो यूज कर रहा है, तो डिफरेंट कंपनीज हैं। अब कभी सोचा है कि भाई
मैं इंटरनेट के ऊपर किसी को मैसेज कर रहा हूँ, किसी के साथ चैट कर रहा हूँ, तो ये कंपनीज़ अलग हैं, अलग-अलग कंपनीज़ हैं ना, लेकिन फिर भी मेरा मैसेज चला जाता है दूसरी कंपनी के नेट के ऊपर और वहाँ से भी मैसेज मुझे मुझे रिसीव हो जाता है वापस में, ठीक है? तो ये फंडा क्या है कि एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अपने आईपी एड्रेस आईना से अलग से लेती है, ठीक है? दूसरी कंपनी अपने आईपी एड्रेस अलग से लेती है। एक का नंबर स्टार्ट हो रहा है 0302 से, एक का कंपनी का नंबर स्टार्ट हो रहा है 0334 से या 35 से या 45 से, ठीक है? तो ये आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं? हमारे एक होते हैं, ये हमारी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं हमारे टावर्स के साथ, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के होते हैं गेटवेज, ठीक है? और ये गेटवेज जो होते हैं, हर कंपनी का एक अलग से गेटवे है। उस गेटवे को यूज करके वो दूसरी कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं उनका सारा का सारा जो है वो डाटा, सारा का सारा, सारे सिग्नल्स, उनके सारा का सारा जो है वो लिंक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के पास और फिर उनके लोकल गेटवे के ऊपर जाता है। लोकल गेटवे से एक्सचेंज होता है, ठीक है? कि टेलीनॉर का जैज़ के साथ एक्सचेंज होगा, जैज़ का टेलीनॉर के साथ एक्सचेंज होगा। अगर कोई टेलीनॉर यूज़र है, उसने मैसेज किया है जैज़ वाले को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने गेटवे के पास जाएगा। अपने गेटवे से वो जैज़ के गेटवे के साथ कनेक्ट होगा। जैज़ के गेटवे के साथ कनेक्ट होने के बाद वो मैसेज या वो फ़ाइल जो आप सेंड कर रहे हैं किसी दूसरे यूज़र को, वो दूसरे रिसीवर की डिवाइस यानी जैज़ वाले के पास जाएगा। ये तो हो गए लोकल गेटवेज़, ठीक है? ये हमारा थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट था लोकल गेटवेज़ का। क्लियर है? अच्छा जी, अगर नेक्स्ट मैं देखूँ, तो पूरी दुनिया पे डिफरेंट कंपनीज़ कैसे काम कर रही हैं। अब डेफ़िनेटली अगर मैंने प्रशांत को कॉल करनी है इंटरनेट के ऊपर, या मैंने जो है यहाँ पे हमारे पास इंडिया से कौन-कौन से हैं? प्रशांत हो गया, आयुष हो गया, ठीक है? अभिदर्श हो गया। तो ये हमारे पास कुछ यूज़र्स हैं इंडिया से। अब मिसाल के तौर पे कोई इंडिया के अंदर मेरा दोस्त है, जिसकी जो एयरटेल की सिम यूज़ कर रहा है, ठीक है? एयरटेल का नंबर है उसके पास और मैं यूज़ कर रहा हूँ जी जैज़ का। अब मैंने उसे कॉल करनी है, तो डेफ़िनेटली वो तो किसी और कंट्री में बैठा है, ठीक है? वो किसी और मुल्क में बैठा है, किसी और कंपनी का नेट यूज़ कर रहा है, किसी और कंपनी का वाई-फाई यूज़ कर रहा है, तो पूरी बाउंड्रीज़ ही अलग है, ठीक है? तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा? आपकी कंपनी, उसके अपने एक लोकल गेटवेज़ हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे ये टेलीनॉर का गेटवे है, इधर ये जैज़ का गेटवे है, ठीक है? इसी तरह से ज़ोंग का गेटवे हो गया, इसी तरह से बाकी डिफरेंट कंपनीज़ के अलग-अलग गेटवेज़ हैं, जो आपस में एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होके इंटरनेट के ऊपर एक पूरी एक एक बहुत बड़ी बाउंड्री के ऊपर, समझ लो एक बॉर्डर्स हैं इंटरनेट के, वहाँ पे आते हैं हमारे इंटरनेशनल गेटवेज़, जहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके इंटरनेट आपस में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है? ये होते हैं हमारे इंटरनेशनल गेटवेज़। ये लोकल गेटवेज़ हैं,
कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं विद इन कंट्री, ठीक है। एक ही मुल्क के अंदर डिफरेंट कंपनीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं लोकल गेटवेज के जरिए, ठीक है। लेकिन जब कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेशन होती है तो तब आपका वाईफाई या आपका इंटरनेट, उससे ज़रूरत होती है इंटरनेशनल गेटवे की, ठीक है। तो आपका मैसेज जाएगा इंटरनेशनल गेटवे के पास, और फिर वो मूव करेगा इंटरनेट के ऊपर, फिर वो मूव करेगा लोकल गेटवेज के ऊपर, लोकल गेटवेज से फिर वो एयरटेल के उस यूज़र के पास जाएगा जिससे मैंने बात करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कॉल मिलाई, ठीक है। कॉल मिलाई तो कॉल मेरी जाएगी लोकल गेटवे के पास। लोकल गेटवे और मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो चेक करेगा कि भाई ये नंबर कहाँ का है। देखने के बाद वो कहेगा ये नेशनल तो है ही नहीं, ये तो इंटरनेशनल है। तो इंटरनेशनल गेटवे के पास पहुंचाएगा मेरा नंबर, ठीक है। मेरी कॉल इंटरनेशनल गेटवे के पास पहुंचेगी। इंटरनेशनल गेटवे देखेगा कि भाई ये तो इंडिया की है, तो इंडिया के लोकल गेटवेज के पास पहुंचाओ। इंडिया के लोकल गेटवेज के पास जब पहुंचेगा मेरा मैसेज, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इंडिया के जो लोकल गेटवेज हैं वहां पे पता लगेगा कि भाई ये नंबर एयरटेल कंपनी का है। एयरटेल कंपनी देखेगी कि ये कौन सा यूजर है और फिर उस यूजर को कॉल मिला देगी, ठीक है। तो ये सारा फंडा होता है इंटरनेट का, या आपके जो इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन होती है कंट्री टू कंट्री, वो आपकी इंटरनेशनल गेटवेज के थ्रू हो रही होती है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई हो। अच्छा जी। तो ये था हमारे पास जी हमारी कम्युनिकेशन का इंटरनेट के ऊपर जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है। पहली हमने बात की कि भाई डीएनएस नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है, जो कि आपके वेबसाइट्स के एड्रेस को रिजॉल्व करती है, ठीक है। जो भी आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं तो उसका आईपी एड्रेस आपको ला के देती है, ठीक है। उस आईपी एड्रेस को लेके आप इंटरनेट के ऊपर जाते हैं और उस साइट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा जी इंटरनेट के ऊपर कोई डीएचसीपी पूल का काम भी है और आयना नाम की कोई कंपनी भी है। तो हमारे जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, इंटरनेट सर्विस कंपनीज बाय करती हैं उनसे, और डीएचसीपी पूल यूज करती हैं ताकि वो अपने आईपी एड्रेसेस को बार बार यूज कर सकें, ठीक है। और जो भी डिवाइस आएगी वो डीएचसीपी पूल से आईपी एड्रेस उठाएगी और कनेक्ट हो जाएगी। और जब वो इंटरनेट से कट ऑफ होगी तो वही आईपी एड्रेस जाके गिरेगा डीएचसीपी पूल में। कोई और डिवाइस आएगी तो उसे आईपी एड्रेस डीएचसीपी पूल से असाइन हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि हमारे लोकल गेटवेज कैसे काम करते हैं, ठीक है। विद इन कंट्रीज लोकल गेटवेज कैसे काम करते हैं। फिर हमने देखा जी लोकल गेटवेज के बाद हमारे जो इंटरनेशनल गेटवेज हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल गेटवेज कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी डीएनएस की, डीएचसीपी की, और डीएनएस कैसे काम कर रहा होता है, डीएचसीपी कैसे काम कर रहा होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें।
अब ईमेल कैसे काम करती है, या राउटर का क्या काम है, फायरवॉल का क्या काम है, थोड़ा सा मैं ये लेके चलता हूँ। ठीक है, और जल्दी जल्दी हम अगले 10 मिनट के अंदर ये स्लाइड कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी हमारे पास इंटरनेट की या कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, इंपॉर्टेंट डिवाइसेस। फायरवॉल, इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ आ जा रही है, ठीक है, एक कंपनी है जिसके अंदर 100-200 सिस्टम्स हैं, ठीक है, और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, और इंटरनेट से आने वाली ट्रैफिक और उन कंप्यूटर से जाने वाली ट्रैफिक, इनकमिंग आउटगोइंग जितनी भी ट्रैफिक्स होती हैं, वो सारी फायरवॉल जो है वो मॉनिटर कर रही होती है, देख रही होती है, एनालिसिस कर रही होती है। ठीक है, अगर कोई आईपी एड्रेस मलिशियस है तो उसे ब्लॉक करने में हमारी हेल्प करती है। और इसी तरह से इसके ऊपर हम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे फायरवॉल के ऊपर रूल अप्लाई करना है कि इस आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दो, इस आईपी एड्रेस से आने वाली जो भी ट्रैफिक है उसे खत्म कर दो, उसे कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल सिस्टम को, हमारे इंटरनल डिवाइस को। इवन आपके लैपटॉप्स के भी की फायरवॉल्स मौजूद होती हैं आपकी। ठीक है, इसी तरह से एक राउटर की डिवाइस होती है। राउटर हमें हमारी डिवाइस होती है जहाँ से हम जो है जितने भी हम इंटरनेट के ऊपर हमें एक्सेस चाहिए इंटरनेट की, तो राउटर हमें दे रहा होता है। अच्छा, राउटर की कुछ खासियतें हैं, मैंने आपको पिछली कुछ स्लाइड्स में बताया कि जो राउटर है, पहला है जी पैकेट फॉरवर्ड करना, आईपी एड्रेस डिवाइसेस को पैकेट्स फॉरवर्ड करना, यानी नेट देना है, इंटरनेट देना है। दूसरा है जी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, यानी पब्लिक को प्राइवेट के अंदर रिजॉल्व करना, प्राइवेट को पब्लिक के अंदर रिजॉल्व करना। ठीक है, तो दोनों आईपी एड्रेसेस को एक दूसरे के साथ ट्रांसलेट करना, ये राउटर का काम होता है। इसी तरह से ये सिक्योरिटी राउटर के राउटर्स की, एडवांस राउटर्स की खुद की फायरवॉल्स भी होती हैं, ये एक्सेस पॉइंट की तरह भी काम करते हैं, और ये इनक्रिप्शन भी करते हैं, यानी आपका डाटा इनक्रिप्ट भी करते हैं। और आप होम या ऑफिस के अंदर इंटरनेट एक्सेस पॉइंट के तौर पे इसे यूज करते हैं। सिंपल सा इसका फंडा है। अ, फिर ये यहाँ पे हमने दे रखा है, ये इंटरनेट है, इंटरनेट से आईपी एड्रेस आता है राउटर के पास, राउटर आगे स्विच को देता है, और स्विच आगे यूजर्स को देते हैं। ठीक है, और ये सिंपल सी एक इमेज है। फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल मैंने बताया कि पैकेट्स को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ होती है। कोई भी मलीशियस ट्रैफ़िक आए तो उसे ब्लॉक करने के लिए यूज़ होती है। किसी भी, यानी ये एक्सेस कंट्रोल लगाती है कि कोई वेबसाइट कौन-सा यूज़र ओपन कर सकता है, किस कंट्री में वेबसाइट ओपन हो सकती है, किस डिवाइस या एप्लीकेशन से वो साइट ओपन हो सकती है या वो सिस्टम एक्सेस किया जा सकता है। तो उस लिहाज से ये एक्सेस कंट्रोल्स लगाती है। इंट्रूजन प्रिवेंशन, यानी कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी इंटरनेट में, नेटवर्क के अंदर, तो उसे भी डिटेक्ट करेगी और उसे भी ब्लॉक कर देगी। इसी तरह से स्टेटफुल इंस्पेक्शन है कि आपके साथ-साथ ये ट्रैक कर रही होती है जितने भी कनेक्शंस होते हैं, कि क्या ट्रैफिक जो है वो सही तरह से लेजिटिमेट ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो ये फायरवॉल जो है वो उस चीज़ को देख रही होती है। जस्ट लाइक आपका सिक्योरिटी गार्ड है, एक कंपनी का, जिस कंपनी में भी आप मूव करते हैं, तो उस कंपनी के अंदर जिस कंपनी में भी आप जाते हैं तो गेट के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। ठीक है, जब भी वो सिक्योरिटी गार्ड आपको देखता है, किसी अरे गैरे को देखता है बाहर से, उसे रोकेगा, रोकने के बाद जो है उसे चेक करेगा, चेक करने के बाद भाई अ, उसे देखेगा कि ये अगर तो कंपनी का अंदर का बंदा है या किसी काम से आया है, और किसी ठीक काम से आया है, तो भाई इसे अलाउ कर देगा, वो कंपनी में जाने देगा। अगर तो वो बंदा जो है
वो सही नहीं होगा तो गार्ड उसे वहीं जो है वो खड़ा करेगा और पीछे भगा देगा। सेम फायरवॉल इस एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रही होती है नेटवर्क के अंदर, कि कोई ऐसा यूजर जो अच्छा यूजर है, कंपनी का खुद का है, या एक नॉर्मल यूजर है, उसे तो ये गुजरने देगी। लेकिन कोई मलिशियस यूजर है, कोई गलत इंटेंशन लेके आया है, तो उसे ये उसी वक्त डिटेक्ट करके ब्लॉक कर देगी। और पीछे वाला जितना भी इंट्रानेट है, पीछे वाला जितना भी स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा। ठीक है। और सेम एक ऐसा यूजर जो कि नॉर्मल यूजर है, वो कंपनी के पोर्टल को एक्सेस कर रहा है, और एक हैकर बैठा है, वो अपने एक मलिशियस आईपी एड्रेस से उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है उस पोर्टल को, तो फायरवॉल उसे ब्लॉक कर देगी और उसे वहीं पे ही रोक देगी कि भाई तू मेरा लेजिटिमेट यूजर नहीं है, तू एक मलिशियस एक हैकर है, तो तुझे मैं अंदर जाने नहीं दूंगी। तो उस लिहाज से वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। तो ये एक फायरवॉल का। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्विच। स्विच एक ऐसी डिवाइस है जिसके साथ आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर या डिफरेंट कंप्यूटर लैब्स के अंदर वो एक रैग में लगे लाल पीली बत्तियों वाली जो है वो एक डिवाइस देखी होगी। ठीक है। और हम बचपन में सोचते थे कि ये शायद सर्वर्स हैं। ठीक है। तो वो सर्वर्स नहीं होते, वो स्विच होते हैं। ठीक है। और ये जो स्विच होते हैं, ये डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो एक हब की एक स्विच जो है वो मिसाल के तौर पे एक डिवाइस को दूसरी के साथ कनेक्ट करना है, दूसरी को तीसरी के साथ। मैंने आपको पहले बताया कि एक राउटर होता है। ठीक है। राउटर से एक तार आती है स्विच के अंदर, और स्विच से आगे डिफरेंट वायर्स निकल रही होती हैं भाई, बाकी सारे जो है वो बाकी डिवाइसेस के ऊपर वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी देनी है। हाँ जी हाँ जी, 1.5 घंटा हो गया। बस ये लास्ट है, एंड हो रहा है। जस्ट लाइक स्विच, स्विच के साथ ये सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो गई। ठीक है। और जिसको जो मैसेज भेजना है, ये स्विच डिसाइड कर रहा होता है, इसके पास ब्रेन होता है कि भाई किस डिवाइस को क्या मैसेज देना है, कहाँ से आ रही है ट्रैफिक, कहाँ जा रही है, तो ये सारी चीज़। प्रॉक्सी सर्वर होता है जहाँ पे आप प्रॉक्सीज लगा सकते हैं। ठीक है। आईपी एड्रेस को ब्लॉक करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी आईपी एड्रेस को स्टॉप करने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल हम पोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे, कल की और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास। तो आपकी क्लासेस ऐसे ही चलेंगी यार, मैंने पहले ही दिन कहा था कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो फिर लगा ही रहता हूँ। ठीक है। तो 1.5 घंटे की क्लास और मैं लगातार बोलता रहा हूँ। चलें जी। आई होप सो कि आप बोर नहीं हुए होंगे, और अगर आप बोर हुए हैं तो क्या कर सकते हैं, कहो तो टाइम थोड़ा कम कर लूँ मैं क्लास का, सिर्फ आधे घंटे की कर लिया करें। जल्दी जल्दी चैट में बताओगे। हरी अप हरी अप हरी अप। क्या ख्याल है? 10:15 से हमने क्लास स्टार्ट की, और 11:30 तक 1 घंटा 15 मिनट चली है। सही है। इसमें मुझे ये बताओ, ज़्यादा बोर तो नहीं हुए हो, या ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बातें हुई हो, कुछ ऐसा वैसा? हमने 10:15 पे क्लास स्टार्ट की थी, और 10:15 से पहले 10 मिनट तो आपके गुजर गए थे प्रीवियस क्लास के ओवरव्यू में। ठीक है। और समझ लो 1 घंटा ही क्लास हुई है।
हाँ, खदीजा थ्योरी बोरिंग होती है, लेकिन आपका बोरिंग चलने वाला सिर्फ यही वीक है, तो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, अदरवाइज कसम से थ्योरी मुझे भी इतनी इतनी बुरी लगती है ना, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ए बी सी नहीं आएगी, हम कैसे पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं या कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। और इवन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पूरे नेटवर्किंग के कोर्सेज पढ़े होते, तो मुझे उस लिहाज से भी कोई टेंशन नहीं होती थी। मैं इजीली लेके चलता, सीधा ही हैकिंग से स्टार्ट कर लेता हम। ठीक है, और सीधा ही सॉक और रेड टीमिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लेके चलना पड़ रहा है कुछ इस तरीके से कि हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे यूजर्स भी हों, कुछ ऐसे ऑडियंस के अंदर भी हों लड़के जो बिल्कुल अभी बिगिनर लेवल पे हैं, तो उस लिहाज से मुझे समझाना पड़ रहा है इन डेप्थ जाके। अच्छा यार, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर हम ख़त्म करें। इट्स ओवर फॉर टुडे। जैनुल आबिदीन 100 लेवल का कोर्स करवा रहे हैं यार, मेरा एक बैच पहले चल रहा है प्राइवेट क्लासेस का, तो नेक्स्ट मंथ वो कवर हो जाएगा, तो उसके बाद न्यू बैच के लिए हमने रजिस्टर करने हैं स्टूडेंट्स। चलें जी, डन करते हैं अभी, क्लास एंड करते हैं। मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। आपका टीचर साथ साथ एक जॉब होल्डर भी है, आपका टीचर आपका साथ टीचर भी है, आपका टीचर एक जिम्मेदार भी है। ठीक है, तो आपके टीचर को बहुत सारे काम होते हैं, दिन को भी रात को भी। मेरी नाइट शिफ्ट होती है जॉब पे, तो मुझे जॉब भी करनी होती है, दिन को मुझे अपने बाकी काम भी करने होते हैं, और फिर आपकी क्लास भी करनी होती है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को मैनेज करना, और फिर थोड़ा थक जाता है बंदा। थोड़ा क्या, काफ़ी थक जाता हूँ मैं। बस दुआ करना है कि हम किसी ना किसी तरीके से इसे कंटिन्यूअसली 60 दिन तक लेके चलें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कल के दिन।